नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रही थी और हमने अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं और हमने लास्ट क्लास में बोला था कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पर कैपिटा डिमांड। तो वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड, जो ये पर कैपिटा डिमांड होती है इसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था LPCD, वो क्या होता है हमारा लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा डिमांड। तो ये क्या होता है, एवरेज एनुअल जो डिमांड होती है बाई वन पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा डिमांड। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं। ये होता है हमारा Q इक्वल टू ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इन लीटर। ये यहाँ पे हो जाएगा टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट इन ऑफ अ सिटी इन लीटर। तो हमने क्या बताया कि क्या होता है, ये एनुअल एवरेज डिमांड होती है बाई ईच पर्सन, बाई वन पर्सन। तो अब क्या करेंगे, Q इक्वल टू क्या हो गया, टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इन लीटर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसको हम V से भी लिखते हैं, अपॉन, ये एनुअल बात कर रहे हैं। जब हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई वन पर्सन कितनी डिमांड है। तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाई 165 इंटू डिज़ाइन पॉपुलेशन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया छोटा सा पर कैपिटा डिमांड का। इसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, LPCD, या फिर मैंने बताया था लीटर पर कैपिटा पर डे, या फिर लीटर पर कैपिटा पर हेड, पर डे हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये या पर पर्सन भी बोल सकते हैं, इसको लीटर पर हेड पर डे भी हो सकता है, ये लीटर पर पर्सन पर डे भी हो सकता है, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। तो गाइज ये हो गया आपका पर कैपिटा डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पर कैपिटा डिमांड। तो आपको पता चल गया क्या होता है, ये एनुअल एवरेज डिमांड होती है बाई वन पर्सन, जिसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है पर कैपिटा डिमांड, हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। तो जैसे कि आपको जब ये पता चल गया कि कौन कौन सी पर कैपिटा डिमांड क्या होती है, एनुअल एवरेज डेली कंजप्शन होता है बाय ईच पर्सन, वो होता है हमारा पर कैपिटा डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेंगे, आप ये खुद मतलब ये आप सोच के भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, जैसे कि हमारी साइज़ ऑफ सिटी का साइज़ कैसा है। अगर सिटी का साइज़ बड़ा होगा तो कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, अगर साइज़ छोटा होगा तो उसमें रहने वाले लोग पॉपुलेशन भी कम होगी और कंजप्शन भी कम होगा। तो वहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी साइज़ ऑफ द सिटी, साइज़ ऑफ द सिटी। तो इस तरीके से आपको सोच सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो ये पहला आपका हो गया साइज़ ऑफ द सिटी। नेक्स्ट हो गया हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम ब्रीफ अभी डिफाइन कर देंगे कि ये क्या क्या होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा हैबिट्स ऑफ पीपल, एंड फोर्थ हो गया आपका इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ in that city,
एंड फिफ्थ वन हो गया आपका क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। नेक्स्ट हो गया आपका प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड सेवेंथ यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। एथ है हमारा सिस्टम ऑफ सप्लाई, एंड नाइन्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ वाटर, एंड टेंथ एक और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं पॉलिसी ऑफ मीटरिंग या मीटर सिस्टम। तो गाइज ये होते हैं हमारे फैक्टर जो हमारी पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला है आपका साइज़ ऑफ द सिटी। तो साइज़ ऑफ द सिटी कैसे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ की जो वाटर डिमांड है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये फैक्टर जो है हमारे पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगा, ये हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे समर सीज़न में जो होता है कंजप्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न। तो इस तरीके से हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी ये डिपेंड करता है या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर आप देखें कि नॉर्थ का देखें, साउथ का देखें, तो इस तरीके से इंडिया में जो क्लाइमेट रहता है चेंजिंग रहता है, हर जगह का एरिया वाइज अलग अलग रहता है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। नेक्स्ट है हैबिट्स ऑफ पीपल। हैबिट्स ऑफ पीपल पे इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं जो वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं पानी को बचा के रखते हैं। तो उनकी आदतों पे भी डिपेंड करता है हमारा पर कैपिटा डिमांड। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। उस एरिया में कितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही, कितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही, तो उस हिसाब से उस एरिया का जब भी वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है। अगर उस एरिया में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया की जो पर कैपिटा डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई कैसे, अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। क्वालिटी ख़राब रहेगी तो लोग वाटर को ज़्यादा वेस्टेज करेंगे। तो इस तरीके से क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है पानी हमारा। नेक्स्ट है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेशर पे इस तरीके से डिपेंड करता है, ज़्यादा पानी आता है तो लोग वेस्ट करते हैं, कम पानी आएगा तो उसके प्रेशर पे भी डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए वो हमारी जो पर कैपिटा डिमांड है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। अगर वहाँ पे किसी भी एरिया में सीवरेज फैसिलिटी है, सीवरेज फैसिलिटी क्या होती है, जो हमारा सीवर सिस्टम होता है, जो पूरा सीवर का काम होता है हाउस ड्रेन से पूरा उस सीवेज को ले जाना और उसको आउटफॉल तक पहुँचाना, जो पूरा कैरी करता है उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं सीवरेज फैसिलिटी। तो अगर वो किसी एरिया में है, सिटी में है, तो वो क्या है, अच्छी सिटी मानी जाएगी। और वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा फिर जो स्ट्रॉम वाटर है वो कंटामिनेट नहीं होगा सीवरेज वाटर से। तो इस तरीके से अगर डेवलपमेंट, उसका भी डेवलपमेंट है तो ये भी हमारे जो वाटर कंजप्शन है उसको अफेक्ट करेगा। सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई क्या होता है हमारा, दो तरीके से होती है, एक कंटिन्यूअस होती है और एक होती है हमारी इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट।
दो तरीके से सप्लाई होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो जिसके यहाँ पानी आता है उनसे वो सप्लाई आती है, सप्लाई का पानी आता है, तो एक होती कंटिन्यूअस सप्लाई जिसमें 24 आवर्स के लिए पानी होता है, और एक होता है हमारा इंटरमिटेंट सप्लाई जो कुछ इंटरवल पे पानी की सप्लाई होती है। कुछ इंटरवल का मतलब जैसे मॉर्निंग में पानी आ गया, इवनिंग में पानी आ गया, इस तरीके से। और कंटिन्यूअस में 24 आवर्स पानी की सप्लाई रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम ऑफ सप्लाई उस एरिया में यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है या इंटरमिटेंट हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है उस पर। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, ऑटोमेटिक कंजप्शन क्या है, कम हो जाएगा, और अगर कॉस्ट कम रहेगी तो जो कंजप्शन है वो भी हमारा ज़्यादा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ वाटर पे भी। लास्ट वन इज़ पॉलिसी ऑफ मीटरिंग सिस्टम। तो पॉलिसी ऑफ मीटरिंग सिस्टम में क्या, अगर हम जो पानी है पानी को वेस्टेज से बचाना है तो हम उसमें क्या करेंगे कि कुछ टैक्स इम्पोज कर देंगे, कुछ पैसा लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग वेस्टेज कम करेंगे। तो अगर मीटरिंग सिस्टम सब घरों में हो जाएगा तो वेस्टेज के जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। इसलिए ये इस पर भी डिपेंड करता है पॉलिसी ऑफ मीटरिंग सिस्टम, जो हमारा डेली कंजप्शन हो रहा है, राइट। तो आप लोगों ने ये देख लिया फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं वेरिएशंस इन डिमांड। ये बहुत इजी सा टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, इसलिए मैंने इसको हेडिंग्स लिख के आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दिया, आप उसके अब लिख सकते हैं कि क्या होता है ये पूरा। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएशन इन डिमांड। अब वेरिएशंस इन डिमांड, अब जो डिमांड में वेरिएशन आता है वो कैसे आता है, तो ये भी हमारा सीज़न पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सीज़न है, उस हिसाब से हमारा वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे एक होता है हमारा पहला सीजनल वेरिएशन, दूसरा होता है हमारा डेली वेरिएशन, एंड थर्ड वन इज़ आवरली वेरिएशन। तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन, डेली वेरिएशन और आवर्ली वेरिएशन 3 वेरिएशंस होते हैं हमारी डिमांड में। सीजनल वेरिएशन कैसे, जैसे कि हमें हमने क्लाइमेटिक कंडीशन बताया था, तो वही ये हमारा होता है सीज़न के हिसाब से। जैसे 3 सीज़न होते हैं हमारे, पहला होता है समर, दूसरा होता है विंटर, और लास्ट क्या होता है हमारा रेनी सीज़न। तो अगर आप देखें, आप खुद से सोचिए कि सबसे ज़्यादा पानी जो कंजप्शन है, पानी का जो यूज़ हो रहा है, आप पानी कंज्यूम करते हो, वो कौन से सीज़न में हो रहा है। तो आप देखेंगे समर सीज़न में सबसे ज़्यादा पानी का कंजप्शन होता है। तो इस तरीके से ये डिमांड उस पर वेरी करती है। समर में सबसे ज़्यादा होता है, विंटर में एज़ कंपेयर टू समर कम होता है, और रेनी में भी कम ही होता है। तो इस तरीके से जो डिमांड होती है वो हमारी क्या होती है, वेरी करती है। ठीक है, समर में सबसे ज़्यादा, फिर विंटर में कम होता है, और रेनी सीज़न में बारिश होती है तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर सीज़न, और ठंडियों में तो भी कमी रहती है। नेक्स्ट हमारा डेली वेरिएशन। अब डेली वेरिएशन कैसे होगा, जो डे टू डे वेरी करें, डे टू डे जो वेरिएशन होगा उसको हम बोलते हैं डेली वेरिएशन। अब डे टू डे वेरिएशन कैसे, जैसे आपको पता है वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ में जब क्या होता है, वीकेंड्स पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। कैसे, जैसे कि सैटरडे संडे कुछ लोगों को ऑफ रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो वो घर के सारे कामकाज करते हैं, जितना भी काम होता है वो सब सोचते हैं कि हम संडे और सैटरडे को करेंगे। तो उसमें क्या होता है, घर की साफ़ सफाई भी करना, जितना क्लॉथ होता है वो सब धुलना उलना, तो इसलिए जो डिमांड होती है वो हमारी बढ़ जाती है कब, वीकेंड्स पे, जैसे कि हमारी सैटरडे और संडे। ठीक है, तो इस तरीके से डे टू डे भी वेरिएशन होता है। बाकी हमारे 5 डे 6 डे वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो उसमें जो वेरिएशन होता है, जो डिमांड होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वीकेंड्स। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डे टू डे वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं डेली वेरिएशन।
एंड लास्ट इज आवरली वेरिएशन। अर्ली में क्या होता है, आवर्स टू आवर्स जो वेरी करता है उसको हम बोलते हैं अर्ली वेरिएशन, आवर्स टू आवर्स। तो आवर्स टू आवर्स कैसे, जैसे घंटे के हिसाब से पानी में वेरिएशन हो रहा है, तो ये पूरे दिन का है। अगर एक दिन में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जब मॉर्निंग के टाइम जो होता है, लोगों को स्कूल जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, सारे काम काज निपटाने रहते हैं, तो मॉर्निंग में जो वाटर कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो नून का टाइम रहता है। उसके बाद जब शाम में अगर देखते हैं इवनिंग में, तो इवनिंग में फिर लोग घर आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर जो वाटर की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा आवर्स टू आवर वेरिएशन होता है जो घंटे के हिसाब से होता है, जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नून और नाइट। तो इस तरीके से हमारा वेरिएशन डिमांड में होता है। ये आपका टॉपिक हो गया वेरिएशन इन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, ये बहुत इजी से टॉपिक्स हैं, बस आप एक बार नाम और हेडिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। एग्ज़ाम में बहुत कम आता है वैसे इन सब टॉपिक से। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन पीरियड। डिज़ाइन पीरियड नाम से पता चल रहा होगा, किसी चीज़ की डिज़ाइन का जो समय होता है उसको बोलते हैं डिज़ाइन पीरियड। जब भी आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी रहती, कोई भी डैम, रिजर्वायर, स्ट्रक्चर, कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाना रहता है, तो आपको डिज़ाइन पीरियड लेके चलना रहता है कि ये इतने साल तक सर्विसेबल होगा। तो जो हम डिज़ाइन पीरियड एक मान के चलते हैं, एस्टिमेट करते हैं, वो वही हमारा कहलाता है डिज़ाइन पीरियड। मतलब ये फ्यूचर पीरियड होता है हमारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा फ्यूचर पीरियड है एक तरीके से, कि जो भी चीज़ बना रहे हैं ये इतने टाइम के लिए सर्विसेबल होगी। अब यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमने कोई भी प्रोविज़न बनाया कि ये वाटर सप्लाई स्कीम जो है इतने साल तक हमें सर्विसेबल होगी, वो उसका डिज़ाइन पीरियड कहलाएगा। हर चीज़ का होता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि अगर आप सिविल के स्ट्रक्चर्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आप उनको ऐसा नहीं आपने आज बनाया और एक साल बाद उसको तोड़ के फिर नया स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम की जब डिज़ाइन करते हैं तो उसका हम एक जो डिज़ाइन पीरियड है वो लेके चलते हैं कि 25 से 30 साल तक ये सर्विसेबल रहेगी। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका डिज़ाइन पीरियड हमारा 30 साल होता है, तो हम ये मानते हैं कि 30 साल तक ये चीज़ ख़राब नहीं होगी और ये सर्विसेबल रहेगी। तो इस तरीके से एक डिज़ाइन पीरियड लेके चलते हैं। तो डिज़ाइन पीरियड आपको पता चल गया, जब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या होता है, जैसे डैम हो गया और रिजर्वायर हो गया, ये सब हमारे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनका जो डिज़ाइनिंग पीरियड होता है वो होता है 50 ईयर्स। सोचिए 50 साल तक की डैम, बड़े बड़े से डैम्स आप लोगों ने सुने होंगे, तो उन सबका जो डिज़ाइन पीरियड लेके चलते हैं वो 50 साल तक रहता है। वैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है हमारा वो होता है कितना, 30 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि डिज़ाइन पीरियड क्या होता है। और एक हम और देख लेते हैं, जैसे हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है, इसका डिज़ाइन पीरियड जो होता है वो होता है हमारा 15 ईयर। तो इस तरीके से डिज़ाइन पीरियड लेके चलते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है सबका डिज़ाइन पीरियड होता है। आपका अगर घर भी बना हुआ है तो उसका आप ये सोच के बनाए होंगे कि ये घर इतने साल तक की सर्विसेबल रहेगा, ऐसा नहीं आज बनाया और कल वो टूट गया। बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, डैम्स बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, तो उन सबका डिज़ाइन पीरियड होता है कि ये इतने साल तक की सर्विसेबल रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन पीरियड। इसको एन से भी डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक। ये तो डिज़ाइन पीरियड की बात होगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ये भी आप सुन लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिज़ाइन पीरियड को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे डिज़ाइन पीरियड को अफेक्ट करने के लिए जो फैक्टर हैं, वहाँ की डिमांड कैसी है। कोई आपको एरिया दे दिया गया कि आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे ना वहाँ की डिमांड कितनी है, वहाँ की सप्लाई कैसे करनी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो इस तरीके से उसमें फैक्टर्स जो होंगे वो डिज़ाइन पीरियड पे अफेक्ट करेंगे। जैसे आपको ब्रिज भी बनाना है तो आप सबसे पहले ट्रैफिक जो होता है उसको काउंट करते हो ना, कि नंबर ऑफ़ कितना ट्रैफिक यहाँ
तभी आप रोड की डिज़ाइन करते हो, जब ट्रैफिक काउंट करते हो। तो इसी तरीके से वाटर सप्लाई भी होता है कि आपको वहाँ की डिमांड पता होना चाहिए, सप्लाई पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने रह रहे हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन कितनी वो पता होनी चाहिए, और अब कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। पता चला आपने सब कुछ कर लिया और मटेरियल घटिया क्वालिटी का लगा दिया तो वो स्ट्रक्चर सर्विसेबल होगा, टिकेगा ही नहीं, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिज़ाइन पीरियड हमारा अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टॉपिक। ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए था कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। क्या होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग? आपने फोरकास्टिंग वर्ड सुना होगा कि किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करना, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग सुना है, एक अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना जो कि एग्जैक्ट नहीं होता है। उसी तरीके से हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर की पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टू एस्टिमेट फ्यूचर पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। एक पूर्वानुमान लगाना कि क्या है हमारी पॉपुलेशन, तो उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो इसमें जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो जो फर्स्ट मेथड है वो होता है हमारा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सेकंड, पहले हम मेथड्स लिख दे रहे हैं फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड है हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। थर्ड वन इज incremental increase method, and fourth one is decreasing rate of growth method। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ये चार हो गए आपके, एंड ये हो एक लास्ट नहीं है, ये फिफ्थ है हमारा ग्राफिकल मेथड, एंड सिक्स लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम फोरकास्ट करते हैं। वो हमारा फर्स्ट है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, सेकंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज, थर्ड इंक्रीमेंटल इंक्रीज, फोर्थ ज्योमेट्रिक डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, एंड फिफ्थ ग्राफिकल मेथड, एंड लास्ट वन इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसमें और भी मेथड होते हैं, जैसे मास्टर प्लान मेथड होता है, कंपैरेटिव ग्राफ मेथड होता है जिसमें हम ग्राफ से कंपेयर करके बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड कहाँ, इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि कैसे कहाँ पे इनका यूज़ होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है वो हम ओल्ड सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओल्ड सिटीज़ और इर्रेगुलर सिटीज़, जो हमारी सिटीज़ पुरानी हो चुकी हैं, जिनका कोई प्लान्ड वे में डिज़ाइन नहीं किया गया है, उनका कुछ भी जो इर्रेगुलर वे में डेवलप हो गई हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं। क्या होगा, जैसे कि जहाँ पे वहाँ पे पाइपलाइन अब सिस्टमेटिक कोई पैटर्न नहीं है, वहाँ पे रोड का कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे पाइपलाइन बिछाओगे। तो इसलिए वहाँ पे जो ओल्ड सिटीज़ होंगी, रेगुलर सिटीज़ होंगी, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहती है, वो होती है dp/dt इक्वल टू कांस्टेंट।
हो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो भी देख लीजिए। पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में भी पूछा आता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। यहाँ पे पी एन क्या है हमारा, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन या फिर फ्यूचर पॉपुलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। पी नॉट क्या है, पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन इसको लिख सकते हैं हम, प्रेजेंट पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन फ्रॉम लास्ट नोन डिकेड, जो भी हमें लास्ट का ईयर पता रहेगा वहाँ से जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे वो हमारी होगी पी नॉट। तो ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिकेड्स, और एक्स बार क्या है, एवरेज पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा उसका एवरेज होता है हमारा एक्स बार। तो इस तरीके से ये छोटा सा फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल भी आता है। आपको इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है और ये मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, किस टाइप की सिटी के लिए अप्लीकेबल है, ओल्ड एंड इरेगुलर सिटीज़ के लिए अप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा मेथड है हमारा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सिटी जो है बहुत रैपिड ग्रोथ करती है, जो उसका ग्रोथ ट्रेंड होता है बहुत ही हाई रहता है, या न्यूली जो सिटीज़ है वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर न्यूली सिटीज़ और ग्रोथ रेट shows इंक्रीजिंग ट्रेंड, जहाँ पे फिर या फिर जो ग्रोथ रेट है बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है तो वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है, पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो यहाँ पे भी सेम नोटेशन, सेम वही यूज़ होंगे। पी एन क्या है हमारा, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन या फिर फ्यूचर पॉपुलेशन। पी नॉट पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन है लास्ट नोन डिकेड से, या पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। आर क्या है, ये हमारा ज्योमेट्रिक एवरेज होता है, और एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स। तो यहाँ पे आर का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख दे रहे हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। तो आर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन होगा इंटू 100 कर देंगे तो आपको आर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर का फॉर्मूला। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ही हाईली रेट से ग्रो कर रही है, या फिर न्यू सिटीज़ हैं, प्लान्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब ये जो मेथड है ये हमारा न्यूली सिटीज़ और ओल्ड सिटीज़ दोनों के लिए ही अप्लीकेबल है, चाहे वो पुरानी सिटी हो या फिर नई सिटी हो, ये दोनों के लिए हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड एज वेल एज न्यूली सिटीज़। क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो पॉपुलेशन जो आएगी तो वो हमारा जब सेम डेटा पे अगर अर्थमेटिक को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी लेस वैल्यू देगा, ज्योमेट्रिक को करेंगे तो वो हमारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है पॉपुलेशन फोरकास्ट करने पे, और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ है वो इन दोनों के बीच वैल्यू देगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू, मतलब जो कि हमारी क्या होगी, अर्थमेटिक से ज़्यादा रहेगी लेकिन जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है उससे कम वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है हमारा, देख लीजिए, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2 वाई बार। तो यहाँ पे जो नोटेशंस हैं वो सेम है। पी एन क्या है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, पी नॉट पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, एन नंबर ऑफ डिकेड्स, एक्स बार क्या है, एवरेज पॉपुलेशन, और हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स, वाई बार यहाँ पे एक नया टर्म है वाई बार, तो वाई बार होता है एवरेज
ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारा x बार क्या हो गया, एवरेज पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है उसका, और y बार क्या है जो उससे भी वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है उसका एवरेज लेके चलते हैं। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अब ये आपको नाम से पता चल रहा होगा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड क्या है। ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसे कोई जो पॉपुलेशन ट्रेंड है वो डिक्रीज़ कर रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, तो वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और ये मेथड क्या है, जैसे कि ये ऐसा क्यों होता है, जब भी क्या होता है लोग माइग्रेट कर जाते हैं या फिर वहाँ पे कोई ऐसा फेमाइन आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोई ऐसी डिजीज़ एपिडेमिक आ जाता है जिससे लोग क्या करते हैं उस एरिया को छोड़ के कहीं और जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, टाइम और पॉपुलेशन के बीच में हम एक ग्राफ बना के इसको देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हो रही है, या मतलब वो डिक्रीज़ कर रही है या फिर इंक्रीज़ कर रही है। एंड लास्ट है हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड में भी एक फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ये इसको एस कर्व मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पॉपुलेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये है हमारा, ये इस तरीके से एक ग्राफ बनाते हैं लॉजिस्टिक कर्व में। यहाँ पे होती है पॉपुलेशन और यहाँ पे होता है हमारा टाइम, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है जिसमें कि पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है इस कर्व में, इसको एस कर्व बोलते हैं। ये जो ए बी है ये पॉपुलेशन ट्रेंड शो कर रही है, कैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ए से बी तक पॉपुलेशन जो है बहुत हाई ग्रोथ की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को ये पोर्शन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्या आता है बी सी। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो ट्रेंड है वो कांस्टेंट हो गया है, तो ये जो बी सी कर्व है ये यहाँ पे फॉलो करता है किसको, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को। और जो ये सी डी है, डी ई क्या हो जाता है, ये हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड को शो कर रहा है। तो ये कर्व जो है इस तरीके से हम एस कर्व को बनाते हैं सारे मेथड्स का यूज़ करके। गाइज ये हमारे हो गए हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स। अब इस पर हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।